हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हमारी सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से लिंक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इजी भी है और आईआईटी और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, मतलब कह सकते हो अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठेगा जो कि एक न्यूमेरिकल फिक्स है और एक क्वेश्चन जनरली थ्योरी का आता है तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो अब जो चैप्टर का नेम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सिर्फ सॉलिड नहीं, पीछे वर्ड लिखा हुआ है स्टेट। तो हमने ये स्टेट क्यों लिखा? क्या सॉलिड कोई सब्सटेंस होता है या फिर सॉलिड एक्चुअल में स्टेट ही होती है? कभी आपने सोचा कि भाई जो सॉलिड है वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस होता तो मार्केट में जरूर मिलता। कभी कहा तुमने कि 200 ग्राम सॉलिड ले आओ, आधा किलो सॉलिड ले आओ, या 5 किलो सॉलिड ले आओ, है ना? तो एक्चुअल में सॉलिड है क्या? सॉलिड इज नथिंग, इज जस्ट ए स्टेट। एक स्टेट है किसी भी सब्सटेंस, है ना, एक अवस्था कह सकते हो। तो अगर मैं डिफाइन करूं सॉलिड को तो बेटा मैं डेफिनेशन में ये नहीं कहूंगा कि सॉलिड एक सब्सटेंस होता है, मैं सिंपल क्या कहूंगा कि जो सॉलिड है एक स्टेट है। ठीक है, तो क्या कहूंगा, इट मे बी डिफाइंड, it may be defined as a state of matter, a state of matter which have definite shape and definite volume। एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर किसी सब्सटेंस की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो सब्सटेंस है जिसको हम सॉलिड बोल रहे हैं वो हमेशा उसी स्टेट में रहेगा, वो चेंज कर सकता है अपनी स्टेट। कुछ फोर्सेस होते हैं जिसके ऊपर उसकी स्टेट मैटर करती है। तो कहता है कि जब उसकी शेप डेफिनेट होगी, जब उसकी वॉल्यूम डेफिनेट होगी, उसी टाइम पे हम उसको सॉलिड कहेंगे। ठीक है, जैसे अज्यूम करो हमारे पास आइस है। ठीक है, जब वो आइस की फॉर्म में है तब वो सॉलिड है क्योंकि उसकी शेप भी डेफिनेट है और उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट है। बट जैसे ही हीटिंग की वजह से वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तब उसकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट। तो वो जो नई फॉर्म बनी है तो H2O ही ना, बट वो जो नई फॉर्म बनी अब उस फॉर्म को हम सॉलिड नहीं कहेंगे। तो देखना कि सॉलिड कोई सब्सटेंस नहीं है, सॉलिड एक स्टेट है। अब फिर दूसरी बात कहता है कि भाई सॉलिड एक्चुअल में मैटर ही तो है, हाँ, जो सॉलिड है एक्चुअल में मैटर ही है। ठीक है, तो मतलब कि सॉलिड भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, गैस भी पार्टिकल से मिलकर बनती है और लिक्विड भी पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो फिर ऐसी क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है कि कुछ पार्टिकल तो सॉलिड में रहते हैं, कुछ पार्टिकल लिक्विड में और कुछ पार्टिकल गैसेस में। कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा ना जो डिफाइन करता हो कि भाई ये तो रहेंगे सॉलिड में, ये रहेंगे लिक्विड में, ये रहेंगे गैसेस में। मतलब कि जो पार्शियलिटी भेदभाव क्यों हो रहा है कि कुछ पार्टिकल तो सॉलिड बन जाते हैं, कुछ लिक्विड बन जाते हैं, जबकि कुछ गैसेस में रह जाते हैं। तो जो सॉलिड है या कोई भी स्टेट है उसके लिए कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो कुछ फोर्सेस हैं जो स्टेट ऑफ मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो फोर्स कौन कौन से बेटा? फर्स्ट है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, और सेकंड वन है हमारे पास थर्मल एनर्जी, एंड सेकंड वन है थर्मल एनर्जी। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड सेकंड वन इज थर्मल एनर्जी। तो ये दो फोर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करते हैं। मतलब यही दो फोर्स हैं जो बताते हैं कि भाई सॉलिड में रहेगा, कि भाई लिक्विड में रहेगा, कि भाई वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करे। अब हमने पढ़ा हुआ है बेटा ये 11th क्लास में स्टेट ऑफ मैटर में कि थर्मल एनर्जी क्या होती है और इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं। जैसे वंडरवॉल फोर्स नहीं था, तो कहते हैं कि ये दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द पार्टिकल। ये जो फोर्स है वो पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको नजदीक लेके आता है
और उनको एक साथ रखता है, मतलब कि सॉलिड स्टेट के। एंड थर्मल एनर्जी, दिस एनर्जी इज ड्यू टू हीट और टेम्परेचर। ये थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट ही तो होता है ना, कि जो थर्मल है इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है। मतलब एक ऐसा फोर्स जो हीटिंग की वजह से है। अब हीटिंग की वजह से अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट करूंगा तो पार्टिकल्स क्लोज जाएंगे कि दूर दूर जाएंगे, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कि जो थर्मल एनर्जी है एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल फॉर अपार्टिंग द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स को दूर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाइल इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द पार्टिकल। तो ये जो फोर्स है ये पार्टिकल्स को बाइंड करता है, एक साथ रखता है। जबकि जो थर्मल एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, ये जो फोर्स है वो टेम्परेचर की वजह से होती है और ये पार्टिकल्स को दूर धकेल देती है, एक दूसरे से दूर ले जाती है। ठीक है, मतलब कि दिस इज अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी इज ए रिपल्सिव फोर्सेस। दिस इज ए रिपल्सिव, बट दीज आर जस्ट फॉर बेसिक। आपको एग्जाम में सॉलिड की डेफिनेशन या ये चीज नहीं पूछेंगे, बट आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी रिपल्सिव फोर्स है, मतलब पार्टिकल्स को दूर धकेलेगी, और अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव नाम से लग रहा है, अट्रैक्शन होगा जो पार्टिकल्स को बांधेगा, नजदीक लेके आएगा। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है, मतलब किसी केस में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा है, तब इसका मतलब क्या होगा कि वो किसमें एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। हाँ, बट वो बात अलग है कि भाई मैं इसको गर्म करूं, गर्म करने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अट्रैक्टिव फोर्स को भी पीछे छोड़ जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट में एंट्री कर जाएगा। और अगर बाय चांस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी वीक देन थर्मल एनर्जी, मींस थर्मल एनर्जी इज मच स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्टिव फोर्स, then it will be exist in gaseous state, तब ये एग्जिस्ट करेगा गैसियस स्टेट में। और अट्रैक्टिव फोर्स और थर्मल एनर्जी अगर कंपैरेबल से है तब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया, भी चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, बनते सभी किससे हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। बट जो मेन डिफरेंस है वो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस का है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्गर है तब वो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, और वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक हो रहे हैं तब वो एग्जिस्ट करेगा गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल सिंपल सा बेसिक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट कि जो सॉलिड है उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। कि सबसे पहले कि जो हमारे पास सॉलिड है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इंपॉर्टेंट है, जनरली यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो क्या कहूंगा इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, on the basis of arrangement of constituent particle, that is atoms, ions or molecules. These are of two types, ठीक है। किसके बेस पे बेटा, ये अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिससे मिलके वो बना है, उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, तो उसके बेस पे जो सॉलिड होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा है, नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये नाम आप सुन भी चुके होंगे। और सेकंड है अमरफस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क का जनरली क्वेश्चन यहां से उठ जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड।
सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्या मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो हो गया कि डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी, बट क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हुआ, अमरफस का क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन को देखते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, इट मे बी डिफाइंड एज दोज सॉलिड्स in which constituent particle have definite or regular arrangement or geometry। क्या कहता है क्रिस्टलाइन का मतलब सिंपल सा मतलब है कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट एक डेफिनेट अरेंजमेंट, भी वो अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, वो अरेंजमेंट जो भी हो, चाहे वो भी हो सकता है हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज हो, क्यूबिक फॉर्म में अरेंज हो, किसी भी फॉर्म में, टेट्रागोनल, कोई भी फॉर्म हो, बट वो फॉर्म क्या होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन में होनी चाहिए। अगर वहां पर पार्टिकल्स का एक डिसिप्लिन है, एक रेगुलर फैशन में वो अरेंज है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, हमारे पास एक जंगल है, एक चिड़ियाघर, क्या है, एक जंगल होता है और एक चिड़ियाघर होता है, ठीक है, ऐसी बात है। अब जंगल कहो चाहे चिड़ियाघर कहो, ये दोनों जगह ही जानवर ही रहते हैं, पर दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि जो जंगल है वहां पर किसी भी एनिमल के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कहीं पर भी फ्रीली घूम सकता है, बिल्कुल फ्री। जबकि चिड़ियाघर में बाउंडेशन होती है, हर एक के डेफिनेट जोन बने होते हैं कि वो उसी जोन में रहेगा, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। कभी देखा तुमने कि जो शेर है वो मन में आया वहां पर घूम रहा हो चिड़ियाघर के अंदर, जो सांप है वो बाहर निकल के आ गए, जो गधा है वो शेर वाले गुफा के अंदर जाकर के बैठ गया, ऐसा नहीं होता ना। तो वही चीज कह रहा है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्या कहता है कि भाई बनते तो ये भी उन्हीं पार्टिकल से ही है, बट इसमें फर्क क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एक डिसिप्लिन होता है। तो जब वो पार्टिकल डिसिप्लिन में होते हैं, अपनी अपनी डेफिनेट पोजीशंस पे होते हैं, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नहीं बात समझ में? ठीक है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, मतलब कि एक्चुअल में यही ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एक्चुअल में यही रियल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। तो पहले इसके साथ साथ अमरफस सॉलिड की भी डेफिनेशन कर लेते हैं, ताकि कुछ तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो अमरफस है उनमें मेन डिफरेंस किसका है। ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लेंगे। तो अमरफस सॉलिड, तो नाम से ही लग रहा है, क्लियर हो रहा है, अमरफस। मोफ का मतलब होता है बेटा फॉर्म, मोफ का मतलब क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है। और आगे लग गया ए, मतलब उसका एंटोनियम उल्टा हो गया, मतलब कि नो फॉर्म। तो आया कुछ समझ में? तो अमरफस सॉलिड्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कोई फॉर्म नहीं, मतलब जिसका जहां पर मन आया वो वहीं पर अरेंज हो रखा है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स का, कि जब वो, एक तो होता है जब वो ड्यूरिंग लेक्चर, दूसरा होता है ड्यूरिंग लंच, तो है तो स्टूडेंट ही ना। तो जब लेक्चर के दौरान तो हर एक स्टूडेंट बिल्कुल अपनी पोजीशंस पे होता है, एक वेल फैशन में बैठे हुए होते हैं ना, कोई भी इधर नहीं होता है। और जब लंच होता है तब आप कोई भी उनकी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हो कि वो स्ट्रेट लाइन में है, कि वो सर्कल में बैठे हुए हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कुछ भी नहीं कर सकते। जिसका जहां पर मन आया वो वहीं पर बैठा हुआ है। कुछ एक हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ही बैठ गई हो, है ना। तो बिल्कुल इररेगुलर फॉर्म में, तो वो क्या होती है, वो होती है अमरफस फॉर्म, नॉट फॉर्म, नो फॉर्म, कोई भी फॉर्म नहीं होती। तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको, इट मे बी डिफाइंड एज those solids in which constituents are
randomly arranged ठीक है। जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली अरेंज हो रखे हैं, कहीं पर भी कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो कहलाएंगे अमरफस सॉलिड, लाइक ग्लास, लाइक प्लास्टिक ऐसे। तो ये सब किसके एग्जांपल होगी बेटा, अमरफस। देखो समझ में आया। क्रिस्टलाइन बन रखे होंगी पार्टिकल से, बट क्रिस्टलाइन में क्या होगा कि उसमें पार्टिकल्स एक रेगुलर फैशन में होंगे, और अमरफस में क्या होगा कि जो जिसका जहां पर मन आया वो वहां पर होगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या किसी तरीके से क्रिस्टलाइन को अमरफस में या अमरफस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या कभी है तो सॉलिड ही, तो अगर पार्टिकल्स रेगुलर हैं और अगर पार्टिकल्स इररेगुलर हैं तो उनकी किस किस प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, तो वो हम सब अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो और इनको याद करें। ओके, थैंक यू।